अब क्लास में स्टार्ट करता हूं और कंडीशन देखो आप, कंडीशन क्या है? देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं? सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, अगर प्रेशर इंक्रीज करने पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं ना, तो मॉलिक्यूल या एटम आयन और पास पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। तो जब क्लोज आ जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो मान लो अगर 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर का NaCl है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप प्रेशर इंक्रीज कर दिए तो क्या हो गया? CaCl टाइप का बन गया। CaCl 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर का। बोलोगे सर कैसे? देखो NaCl में एक Na प्लस सराउंडेड बाय 6Cl माइनस Ni एंड 1Cl माइनस Ni सराउंडेड बाय 6Na प्लस। ठीक है, जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं ना, कॉम्पैक्ट क्लोजली पैक्ड आते हैं, पास पास आ जाते हैं, और उससे क्या बन जाता है आपका? CaCl टाइप का स्ट्रक्चर। और ये क्या जाता है बच्चों आपका? 8:8 का मोलर रेशियो। समझिए क्या? तो दूसरी बात है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके बीच में गैप बढ़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, पास पास आ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे गैप बढ़ता है, दूर दूर जाते हैं। ठीक है, दूर दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज। जैसे मान लो कि CaCl टाइप का मान लो कोई है 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, और मान लीजिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयंस के बीच में गैप इंक्रीज होता जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl टाइप में, और वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6:6। मतलब सीधा याद रखिएगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है बच्चों डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। डिफेक्ट मतलब जो उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये जो डिफेक्ट है वो क्यों आता है? तो डिफेक्ट इन क्रिस्टल अराइजेस बिकॉज ऑफ कंडीशन अंडर विच क्रिस्टल इज डेवलप। जिस कंडीशन के हिसाब से आप डेवलप करेंगे क्रिस्टल को, उसी के हिसाब से वहां पे डिफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, समझ गए? जैसे इम्प्यूरिटी, मान लो सॉलिड आप प्रिपेयर कर रहे हो और उस टाइम कुछ इम्प्यूरिटी चला गया सॉलिड में, तो वो भी डिफेक्ट जनरेट करेगा। टेम्परेचर के वजह से भी कुछ डिफेक्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, जो भी करते हो, टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से सम आयन डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने पोजीशन से, उसकी वजह से भी डिफेक्ट जनरेट होता है। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो बात? तो ये कंडीशन है। तीन इंपॉर्टेंट बात है डिफेक्ट के लिए, किस कंडीशन में आपने डेवलप किया उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस कंडीशन के हिसाब से डेवलप करो उसके हिसाब से वहां पे डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात है कि इम्प्यूरिटी अगर कुछ चला गया है ना क्रिस्टल में, तो उससे भी क्या हो जाएगा बच्चों? उससे भी डिफेक्ट आ जाएगा। तीसरी बात, डिफेक्ट आता है अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर चेंज करने की वजह से आयन डिस्प्लेस होते हैं, और डिस्प्लेस होने के वजह से वहां पे डिफेक्ट जनरेट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ डिफेक्ट। टाइप ऑफ डिफेक्ट देखो, टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट, तीसरा है प्लेन डिफेक्ट। मान लीजिए होल क्रिस्टल में आप गए और पर्टिकुलरली कहीं कहीं का दो पॉइंट पे डिफेक्ट हो, पर्टिकुलरली कभी एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसा इस पॉइंट के इनके साथ कोई आपस में रिलेशन ना हो। ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। मतलब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे डिफेक्ट जनरेट हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, पूरा लाइन में जब डिफेक्ट हो, एक लाइन हो ऐसा, इसमें पूरे लाइन में ही डिफेक्ट जनरेट, इसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट मतलब जो सॉलिड क्रिस्टल हमारे पास है उसमें से एक आध ऐसा प्लेन हो जिस पूरे प्लेन पे ही डिफेक्ट प्रेजेंट हो, पूरे प्लेन पे ही डिफेक्ट प्रेजेंट हो। जब पूरे प्लेन पे डिफेक्ट प्रेजेंट रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? प्लेन डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट जब आता है तो होता क्या है?
होता है बच्चों एटम, आयन और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या तो मिस हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए, मिसिंग इसको मिलते हैं, मिसिंग, मिसप्लेस्ड या फिर रिप्लेस्ड। तीन बात है डिफेक्ट में। मिसिंग मतलब होल क्रिस्टल से गायब हो गया, बाहर चला गया, मिसिंग है बिल्कुल एकदम, है ही नहीं, इसको मिसिंग की वजह से भी डिफेक्ट जनरेट होता है। मिसप्लेस मतलब रहना था यहां, रह रहा है यहां, अलग पोजीशन पे रह रहा है, अलग प्लेस पे रह रहा है, अपने प्लेस को मिस कर रहा है वो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिसप्लेस। और दूसरा बच्चों एक होता है आपका रिप्लेस्ड। रिप्लेस मतलब है कि किसी एटम आयन मॉलिक्यूल को आप दूसरे एटम आयन और मॉलिक्यूल से जब रिप्लेस कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिप्लेस्ड वाला सिचुएशन। कुल मिला के बात याद रखिएगा कि जो डिफेक्ट होता है सॉलिड में, डिफेक्ट इन सॉलिड को जनरेट होने के तीन रीजन है, मिसप्लेस, मिसिंग और रिप्लेस्ड, ठीक है। मिसप्लेस्ड, मिसिंग और रिप्लेस्ड जब हो जाए तो समझ जाना कि वहां पे डिफेक्ट जनरेट होंगे। और ये डिफेक्ट तीन टाइप के होते हैं, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे देखिए ये क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें ये ब्लैक पेन है जिसमें पेन को यहां रहना है, ठीक है, बट ये पेन यहां नहीं, यहां से पूरे क्रिस्टल से गायब हो गया बाहर, तो हम क्या बोलेंगे, मिसिंग। इसके मिसिंग की वजह से क्या डिफेक्ट जनरेट हुआ, डिफेक्ट। दूसरा हुआ मिसप्लेस कि इसको यहां रहना था लेकिन ये यहां रह रहा है ऐसे, या यहां रह रहा है ऐसे, ठीक है, अपने पोजीशन पे नहीं रह रहा, तो इसकी वजह से भी डिफेक्ट जनरेट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिसप्लेस। रिप्लेस में बच्चों कि ये पेन हटा के इसका पोजीशन ये ले लिया कोई और पेन, तो ये क्या हो गया आपका रिप्लेस्ड, ठीक है। और जो भी हो मिसिंग, मिसप्लेस या रिप्लेस्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हो तो इसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। मिसिंग, मिसप्लेस्ड और रिप्लेस एक लाइन से हो तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। अगर मिसिंग, मिसप्लेस और रिप्लेसमेंट पूरे प्लेन से हो जाए, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेन डिफेक्ट। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना, इस कंडीशन को ध्यान रखना जो मैं अभी आपको बताया हूं, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ूं क्या, एक बात बताओ, तुम लोगों को ये समझ में आ गया जो मैंने अभी पढ़ाया, जल्दी से जवाब दे दो, ठीक है। अब आउट ऑफ आंसर देते जाओ यार प्लीज। आउट ऑफ, आउट ऑफ थ्री पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डिफेक्ट। तो हमारे साथ कंटिन्यू कौन सा होगा बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं तीनों डिफेक्ट मैंने बता दिया, पॉइंट, लाइन और प्लेन क्या होता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट डिफेक्ट। सो हमारे साथ पॉइंट डिफेक्ट आगे चैप्टर में कंटिन्यू होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। अब मैं आपको बता दूं पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसको एससी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसको एनएससी से रिप्रेजेंट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब बोलोगे सर ये स्टोइकोमेट्री और नॉन स्टोइकोमेट्री क्या होता है, तो सीधा सीधा बात याद रखना कि इन केस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, डिफेक्ट जनरेट होने के बाद उस कंपाउंड का फॉर्मूला वही रहे जो पहले था, मतलब डिफेक्ट आने से फॉर्मूले में कोई चेंज अगर ना हो, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड डिफेक्ट आने के वजह से अगर कंपाउंड के फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस आ जाए उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये बात याद रखना, डिफेक्ट इन विच फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम even after the presence of defect is known as what, stoichiometric defect। एंड दूसरा है कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी डिस्टर्ब with presence of defect is known as what, non stoichiometric defect। ओके, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो आप लोग, गिव मी आंसर प्लीज, मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो।
इसके बाद है बच्चों, यहां पे हम लोग पहले नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ते जरा। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब यार एक पॉइंट पे जब पर्टिकुलर डिफेक्ट है, डिफेक्ट में क्या बता दिए, डिफेक्ट में बताया मिसिंग, मिसप्लेस और रिप्लेस्ड। ठीक है, एटम का मिसिंग हो, आयन का हो या मॉलिक्यूल किसी का भी हो, ठीक है ना। तो जो मिसिंग होगा या मिसप्लेस्ड होगा या रिप्लेस्ड होगा फ्रॉम वन पॉइंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। एग्जांपल क्या समझे, मान लो ये कोई भी है एटम, आयन और मॉलिक्यूल, इसको यहां रहना था यहां रह रहा है, तो क्या हो गया, मिसप्लेस्ड, तो भी डिफेक्ट आएगा। अगर इसको यहां रहना था यहां से बाहर चला गया, तब भी क्या आ गया, मिसिंग वाला कंडीशन। इसको यहां रहना था, ये हट के इसके पोजीशन पे कोई और आ गया, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस्ड हो गया। ये सिंपल सा बात है, ठीक है, सिंपल बात है कि नॉर्मली पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट में अगर इस तरीके के कंडीशन जनरेट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में पॉइंट डिफेक्ट ही कंटिन्यू होता है। अब इसके बाद बताया कि पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप का, स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक। फॉर्मूला जब कंपाउंड का चेंज हो जाए डिफेक्ट के प्रेजेंस से, उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और जिसमें फॉर्मूला ना बदले उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बता दूं कि मान लीजिए हमने FeO लिया, ठीक है, फेरस ऑक्साइड स्टार्टिंग में, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट Fe.93O में ये कन्वर्ट हो गया। तो देखिए, इनिशियली फॉर्मूला था कंपाउंड का FeO, बाद में क्या हो गया आपका Fe.93O। ठीक है बच्चों, तो यहां से इस इसमें पूछे कौन सा डिफेक्ट जनरेट हुआ होगा, तो सीधा क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, बिकॉज फॉर्मूला ही पूरा चेंज हो जा रहा है ना। यहाँ पे 1:1 के मोलर रेशियो में प्रेजेंट है, यहाँ पे 0.93:1। और एक कंसेप्ट आपको और भी पता होगा कि जब भी हम लोग आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो एटम वहां प्रेजेंट सिंपल रेशियो में होने चाहिए, यहाँ पे सिंपल रेशियो में नहीं है। और एक और बात याद रखना कि जहां भी जिस भी मॉलिक्यूल में एटम सिंपल रेशियो में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। बच्चों इस टाइप के होते हैं Ni.98O, ठीक है, Cu 1.8O, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो बात याद रखना, मैंने जो बताया ये सारे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट वाले कंपाउंड है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट वाले कंपाउंड है। यहां से एक प्रॉब्लम JEE नीट में आता है बच्चों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आता है, वो पूछता है कि बताइए परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इन दिस कंपाउंड, या परसेंटेज ऑफ कॉपर प्लस एंड कॉपर +2 इन दिस कंपाउंड। बोलोगे सर अब ये क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जैसे बोलेगा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और एक होता है नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज क्या होता है कि 2 3 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अगर मान लो एटम है, उन सभी को ऑन एवरेज मिला के आप पर्टिकुलरली निकाल रहे हो वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर है वो सिर्फ इंटीग्रल हो सकता है। बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बच्चों कि मान लो अगर आप लिखते हैं Fe.93O और बोले कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो Fe का मान लो x और एटम कितने 0.93 और -2 = 0, x = क्या हो जाएगा 200/93। ओके, तो यहां से आ गया क्या x का वैल्यू, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, और ये 200/93 का मतलब क्या आपका 2 पॉइंट समथिंग। अब बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर पॉजिटिव में आए मतलब लॉस ऑफ क्या आपका इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव में आए मतलब क्या आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी लॉस या गेन होगा इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू में होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, दो का लॉस होगा, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या गेन होगा कितने का 1 2 3 4 5 ऐसे गेन होगा। क्या कभी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो पाना संभव है क्या माय डियर स्टूडेंट, बोलो आप ही बोलो, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो पाना संभव है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे बात, कभी भी 2.15 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो सकता।
ठीक है, कभी भी 5/2 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो सकता, कभी भी 2/3 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं फ्रैक्शन में। तो हमेशा याद रखना कि जब इस टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर आए तो आप याद रखिएगा कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें सीधा याद रखना कि दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन इन्वॉल्व होंगे इसमें, या एटम इन्वॉल्व होंगे इसमें। अब जैसे एवरेज हम लोग निकालते हैं किसी भी चीज का, तो एवरेज क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का कोई वैल्यू आता है। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ पे लगभग 2.15 आएगा। तो 2 से बड़ा है और 3 से क्या आपका छोटा। और हमें एक बात पता है कि आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक Fe+2 और दूसरा क्या आपका Fe+3, ठीक है ना। एक शो करता है Fe+2 और दूसरा Fe+3 शो करता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो 2.15, ये दोनों का क्या है आपका एवरेज है। मतलब इस कम यहां जो आप देख रहे हो ना Fe.93O, इसमें +2 वाला भी प्रेजेंट है और +3 वाला भी प्रेजेंट है। और अभी आगे जाके जब इस टाइप के अरेंजमेंट बताऊंगा हाँ ऐसा कैसे होता है, तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आया? देखो रिप्लाई करो यार, नहीं रिप्लाई करोगे मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, सीधी बात। मैं कोई ऐसा नहीं, कोई मजबूरी नहीं है एकदम पढ़ाने का। रिप्लाई करते जाओ, सीधी बात। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे रिप्लाई चाहिए, नहीं रिप्लाई करोगे यार मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, सीधी बात है यार। क्योंकि मैं भजन तो यहाँ सुना नहीं रहा, चुपचाप सुनोगे। चलो ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आगे कंडीशन, आगे कंडीशन ये है कि कुल मिला के अब जैसे यहां लिखा हुआ Fe.93O, और ऐसे क्वेश्चन आपको रिडॉक्स रिएक्शन में भी मिले होंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं भी लिख रहा हूं ना, ये JEE में आ चुका है 2013 में, और नीट में भी आया। बोल रहा था कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इन दिस कंपाउंड। तो पहले बात ये पूछा क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 200/93, जो कि ग्रेटर देन +2 है एंड लेस देन +3 है x का वैल्यू। मतलब सीधा x क्या है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, किसका एवरेज है +2 और +2 और +3 का एवरेज है। ठीक है, +2 से +3, +2 और +3 का क्या है आपका एवरेज है। अब एक और अब इसमें कैसे निकालेंगे परसेंटेज, तो सीधी बात बच्चों, परसेंटेज अगर आपको Fe का निकालना है तो +2 का क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ Fe+2 और डिवाइड बाय टोटल एटम इनटू क्या आपका 100। दूसरा परसेंटेज ऑफ Fe+3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ Fe+3 डिवाइड बाय टोटल एटम इनटू क्या आपका 100। यहां से परसेंटेज Fe+3 का निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको नंबर ऑफ एटम तो चाहिए ना मेरे भाई। ठीक है, अगर नंबर ऑफ आयन एटम रहेगा ही नहीं तो हम कैसे निकाल पाएंगे। अभी टोटल कितना हमारे पास है 0.93 है, तो 0.93 में से कुछ होगा प्रेजेंट क्या Fe+2 और कुछ क्या होगा Fe+3, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। अब बोले 0.93 क्यों, क्योंकि नीचे जो लिखा रहता है वो क्या होता है नंबर ऑफ एटम ही तो होता है। ठीक है, क्लियर, मैसेज करते जाना। ठीक है, फटाफट, तो मेरे को समझाने में मजा आता है, मैसेज रिप्लाई नहीं आता मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब देखो एक फॉर्मूला याद रखना कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू होता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एटम। टोटल चार्ज बाय टोटल एटम इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना। और इस टाइप के कंपाउंड ये Fe.93 ओ टाइप का जो भी कंपाउंड है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, इनको हम लोग बर्थोलाइट कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, बर्थोलाइट कंपाउंड। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। मान लो अज्यूम
एज्यूम हमारे पास टोटल एटम कितने हैं 100, क्योंकि हमें परसेंटेज ही तो निकालना है, यहां से डायरेक्ट परसेंट आपको निकल जाएगा। इसमें से मान लो बच्चों एक्स एटम है किसका, या एक्स आयन है Fe+2 वाला, या और अगर एक्स हो गया तो 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा दूसरा Fe+3 वाला। ओके, अब निकाल दो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल चार्ज, तो +2 वाला क्या है x इंटू +2 कर देंगे, और प्लस 100 माइनस एक्स इंटू क्या आपका +3 कर देंगे, और डिवाइड बाय टोटल एटम, टोटल एटम आपने कितना ज्यूम किया है 100, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात। अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना है 200 डिवाइड बाय 93, और यहां से हो जाएगा 2x प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 3 और डिवाइड बाय क्या आपका 100। यहां से वैल्यू सॉल्व कर कैलकुलेट करेंगे तो आप एक बात समझ लीजिए, 100 में x है और 100 में 100 माइनस एक्स है, तो 100 में जितना वैल्यू होगा Fe+2 का वही तो परसेंटेज है किसका Fe+2 का, और ये जो वैल्यू आ रही है इसका डायरेक्ट क्या जाएगा परसेंटेज। ठीक है, मतलब इसका परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों इक्वल टू x, और इसका परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 100 माइनस एक्स। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा ना वो डायरेक्ट आपको परसेंटेज ही मिल जाएगा, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे सॉल्व करके बताऊं अगर मैं 200 बाय 93 इक्वल टू 2x प्लस 300 माइनस ऑफ 3x और डिवाइड बाय क्या आपका 100, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 इक्वल टू 93 इंटू x माइनस साइन के साथ, और दूसरा है प्लस 93 इंटू 300। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका। अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, इसको इधर भेज दिए तो 93x इज इक्वल 27900 और माइनस 2000। ठीक है, ये जाएगा 7900 इज इक्वल टू 93x। ठीक है बच्चों, ये चीज आ जाएगा, समझ रहे हो। अब यहां से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहां से x का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 7900 डिवाइड बाय 93, तो जब कैंसिल आउट करिएगा कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 85, तो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 15। Fe+2 का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा आपका 85%, और परसेंटेज Fe+3 कितना है वो गया बच्चों आपका 15%। तो ये कंसेप्ट को आप ध्यान रखना, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको। क्या मेथड में बताया, यहां कुछ भी रहे Fe.93 के पोजीशन पे कोई भी रहे कुछ भी, टोटल एटम आप कितना ज्यूम करेंगे